आप सभी का आज की राजनीति विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वह है सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति गोर्बाचोव की नीतियां। शीत युद्ध के पूरे दौर में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चलती रही। यह वर्चस्व की लड़ाई इतनी कटु थी कि यह हथियारों से लड़ी जाने वाली लड़ाई से ज्यादा विचारधारा के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई हो गई। और फिर यह लड़ाई वैचारिक रूप से विश्व के प्रत्येक कोने में, विश्व के प्रत्येक देश तक अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार को ले जाने तक, और जहां तक सोवियत संघ की बात है तो वहां साम्यवादी क्रांति को प्रत्येक देश तक फैलाने के संकल्प के तक ये लड़ाई पहुंच गई थी। यह इतनी कटु लड़ाई थी कि इसके बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिले। घातक से घातक हथियारों का निर्माण, शीत युद्ध की प्रतिस्पर्धा में परमाणु हथियारों का इतना निर्माण किया गया कि कहा जाता है कि जितने परमाणु हथियार आज विश्व के सभी देशों के पास हैं, अगर इस तरह की दुनिया का उन परमाणु हथियारों से विनाश किया जाए तो ऐसी 50 बार ऐसी दुनिया का निर्माण किया जा सकता है, उसका विनाश किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि कितने घातक और खतरनाक है ये परमाणु हथियार। यही नहीं, कई बार ऐसी स्थिति आई जब ऐसा लगा कि द्वितीय विश्व युद्ध की जो विभीषिका दुनिया ने देख ली थी, क्या उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी? और अगर होती तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो अमेरिका ने एक ही 2 परमाणु बम गिराए थे, वो भी बड़े हल्के किस्म के परमाणु बम थे जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए थे। अब के जो परमाणु बम है, शीत युद्ध के दौर में जो परमाणु बम बने वो बहुत घातक और ज्यादा प्रभावशाली थे। अगर आप में से किसी को याद हो तो याद होगा, क्यूबा संकट याद करिए। 60 के दशक की बात है जब फिदेल कास्त्रो क्यूबा के राष्ट्रपति थे और अमेरिका नहीं चाहता था कि फिदेल कास्त्रो वहां बने रहे। फिदेल कास्त्रो पे तमाम तरह के रेस्ट्रिक्शंस उसने लगा रखे थे, उनकी नाकेबंदी कर रखी थी। और तब सोवियत संघ फिदेल कास्त्रो की मदद कर रहा था क्यूबा की, और अमेरिका ने उनकी क्यूबा का कंटेनमेंट किया, चारों तरफ से घेर लिया। और सोवियत संघ ने अपना जहाज जिसमें रसद सामग्री और तमाम अन्य चीजें थी उसको भेज दिया। ऐसा लगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, लेकिन समय रहते सब सजग हो गए और समस्या टल गई। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ऐसे तमाम ऐसे अवसर आए जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बार रोनाल्ड रीगन ने कहा कि छोड़ो धरती को, छोड़ो धरती के मानवों को, छोड़ो धरती के अन्य देशों को, छोड़ो जो हमारे साथ प्रतिस्पर्धा में रेस नहीं कर रहे हैं। अगर हमको रेस करना है तो आओ स्पेस में चलते हैं, स्पेस में लड़ाई लड़ते हैं, जिससे किसी मानव का कोई नुकसान नहीं होगा, किसी देश को कोई नुकसान नहीं होगा और हमारी तुम्हारे शक्ति का परीक्षण हो जाएगा। तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में शक्ति परीक्षण की ये स्थिति भी आ गई थी जो स्पेस वार के नाम से कहते हैं। और ये वही दौर था जब तक एक से एक प्रकार की स्पेस में सैटेलाइट्स भेजी गई, और सैटेलाइट्स न केवल रिमोट सेंसिंग और दूरसंचार के लिए बल्कि उनके बहुविध प्रयोग भी सुनिश्चित किए गए थे। ऐसे ही समय में 80 के दशक में सोवियत संघ में राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव राष्ट्रपति होके आए। गोर्बाचोव एक शांत मिजाज व्यक्ति थे, शांतिप्रिय व्यक्ति थे, और वो नहीं चाहते थे कि इस तरह की हथियारों की होड़ या प्रतिस्पर्धा दुनिया में बढ़े। लिहाजा उन्होंने सोवियत संघ की स्थिति को सुधारने के लिए तमाम तरह के सुधार वाली नीतियां लेके आए, जिसमें 3 प्रमुख नीतियों की बात हम करेंगे। एक शॉक थेरेपी, दूसरा ग्लासनोस्ट और तीसरा पेरिस्ट्रोइका। शॉक थेरेपी मैंने पहले ही बताया आपको कि शॉक थेरेपी मेडिकल साइंस में प्रयोग किया जाने वाला चिकित्सा का वह पद्धति है जिसमें मरीज को शॉक के माध्यम से सेंस में लाने की कोशिश की जाती है और उपचार करने की कोशिश की जाती है। इसका प्रयोग मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में करने की कोशिश की। यह अलग की बात है, जैसा कि मेडिकल साइंस में भी होता है कि शॉक थेरेपी का कई बार उल्टा प्रभाव भी होता है और सांसें ले रहा मरीज सांसें छोड़ भी देता है और मृत्यु हो जाती है उसकी। वही हुआ गोर्बाचोव के यहाँ सोवियत संघ में कि उनकी जो शॉक थेरेपी की नीति थी उसका उल्टा प्रभाव हुआ और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और समाज दोनों पर इसका उल्टा असर पड़ा। दूसरी नीति थी उनकी ग्लासनोस्ट। जो ग्लासनोस्ट थी वो
अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी पेपर की आज़ादी, पत्र की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी से संबंधित थी। आप जानते हैं कि सोवियत संघ एक साम्यवादी देश था जहां निर्देशित जनतंत्र की प्रणाली लागू थी। निर्देशित जनतंत्र क्या होता है? इसे कई बार केंद्रीकृत जनतंत्र भी कहते हैं। क्या होता है कि इसमें आपको हर तरह की आज़ादी नहीं होती है, सरकार की आलोचना आप नहीं कर सकते। अगर राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेना है तो आपके पास राजनीतिक दल के बहुत सारे विकल्प नहीं है। वहाँ की साम्यवादी पार्टी थी, उसी का मेंबर बनिए, उसी का मेंबर बन के आप चुनाव लड़ सकते हैं। अदरवाइज कोई और राजनीतिक दल बनाने और चुनाव लड़ने की आज़ादी आपके पास नहीं है। साथ ही साथ देश की आलोचना करने, साम्यवादी पार्टी की आलोचना करने, साम्यवादी पार्टी के सुप्रीम लीडर यानी कि महासचिव जो कि वहाँ का राष्ट्रपति भी होता है, उसकी आलोचना करने, साम्यवादी नीतियों की आलोचना करने का अधिकार आपके पास नहीं है। मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया कि ग्लासनोस्ट के तहत उन्होंने मीडिया को आज़ादी दे दी, लोगों को व्यक्त की आज़ादी दे दी। इसका परिणाम यह हुआ कि मीडिया और लोगों ने अभिव्यक्ति के नाम पर सरकार, चूंकि सबके अंदर भड़ास था, सब असंतुष्ट थे, सब अप्रसन्न थे। सोवियत संघ में मुद्रास्फीति और अन्य तमाम प्रकार की चीज़ें बहुत परेशान करने वाली थी। लिहाजा लोगों ने खुल की अभिव्यक्ति की, सरकार की आलोचना शुरू कर दी और सरकार के खिलाफ एक बड़े स्तर का जनसंतोष क्रिएट हो गया और जिसका प्रत्यक्षीकरण ऐसा हुआ कि सोवियत संघ को विखंडित होना पड़ा। इसी तरह पेरेस्ट्रोइका था। पेरेस्ट्रोइका अर्थव्यवस्था को खोलने की नीति थी। आप जानते हैं कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कही जाती है। यह विदेश व्यापार या प्राइवेट पूंजी या उत्पादन के साधनों का निजी हाथ में होना, इसका विरोध करती है। मिखाइल गोर्बाचेव ने वहाँ के करप्शन को देखते हुए, वहाँ के घाटे की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, वहाँ के सरकारी कंपनियों, सरकारी कारखानों की निम्न उत्पादकता को देखते हुए उन्होंने वहाँ की अर्थव्यवस्था को खोल दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, निजी पूंजी के निवेश की इजाज़त दे दी। और उसका रिजल्ट यह हुआ कि अभी आधारभूत ढांचा बनाया नहीं गया था, प्राइवेट कारखाने खड़े नहीं हुए थे, प्राइवेट इंडस्ट्रीज लग नहीं पाए थे, प्राइवेट उद्यम अभी पूरी तरह से उतर नहीं पाए थे और तब तक सरकारी संस्थाएं बंद हो रही थी। वहाँ से सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट किया, अपनी पूंजी वापस खींची और इसका रिजल्ट यह हुआ कि वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और वहाँ की अर्थव्यवस्था को टूटना पड़ा। साथ ही साथ आप जानते हैं कि सोवियत संघ में कुल मिला के 15 राज्यों का एक संघ था, 15 देश उसमें थे, राष्ट्रकुल जिसे कहते हैं, 15 राष्ट्रकुल थे। और रूस को छोड़ के उसमें रूस सबसे बड़ा देश था और सारे अधिकारों से संपन्न था, सारी सुविधाओं से संपन्न था। और आप सच कहिए तो सोवियत संघ होने का मतलब रूसी था। तो बाकी सारे जो गणराज्य थे, राष्ट्रकुल सदस्य राष्ट्र थे, वो बहुत नाराज थे, बहुत अप्रसन्न थे और उनके अंदर असंतोष पल रहा था। बल्कि सोवियत संघ के विघटन होने से पहले ही एक दो राष्ट्र अलग हो गए और अंततः रिजल्ट ये हुआ कि सोवियत संघ का औपचारिक रूप से विखंडन हो गया। 15 राष्ट्रकुल राज्य अलग अलग हो गए और सोवियत संघ की जो विरासत थी उसका उत्तराधिकारी बना रूस। तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिली रूस को। जो N5 कंट्रीज़ हैं, न्यूक्लियर 5 कंट्रीज़, यानी कि न्यूक्लियर सामर्थ्य से युक्त दुनिया के 5 देश, उसमें जो स्थान मिला सोवियत संघ का स्थान वो रूस को मिला। सोवियत संघ के सारे न्यूक्लियर जो वेपन्स थे उसका उत्तराधिकार रूस को मिला और इस प्रकार सोवियत संघ विखंडित हो गया। तो मिखाइल गोर्बाचेव एक ऐसे व्यक्ति थे जो अच्छे व्यक्ति थे, सदिच्छा लेके आए थे, लेकिन उसका रिजल्ट यह हुआ कि सोवियत संघ विखंडित हो गया। पढ़ेंगे इस पर, प्रश्न बना के, कोई दिक्कत हो प्रश्न पूछें।